गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासों में हम लोगों ने मुगल प्रशासन के विषय में पढ़ा था और मुगल प्रशासन में हमने विशेषकर केंद्रीय प्रशासन और उस समय की सैन्य व्यवस्था के विषय में पढ़ा कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था और सैन्य व्यवस्था क्या थी। तो इसके विषय में पढ़ा। मुगल प्रशासन का ये दूसरा वीडियो है, मुगल प्रशासन से संबंधित ये दूसरी क्लास है। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए होंगे या पहली बार देख रहे होंगे तो सबसे पहले अगर मुगल प्रशासन को पढ़ने के पहले वह मुगल वंश के शासकों के विषय में पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने मुगल वंश के शासकों के विषय में पढ़ा है। कहाँ से? तो सबसे पहले वो बाबर को पढ़ें जो मुगल वंश का संस्थापक है। इसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं को पढ़ें। हुमायूं के बाद 15 वर्ष के लिए दिल्ली पर सूरवंश की राज्य की स्थापना हुई थी, तो सूरवंश के विषय में पढ़ें। और उसके बाद से फिर हुमायूं अकबर को पढ़ें, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब को पढ़ें। उसके बाद से ये मुगल प्रशासन को पढ़ें। मुगल प्रशासन से संबंधित जो है एक लेक्चर जो है भागवन के नाम से पहले ही मैंने दे दिया है। ये आज दूसरी क्लास है मुगल प्रशासन से संबंधित। तो आज हम ये देखेंगे कि मुगल प्रशासन में का यह दूसरी मुगल प्रशासन में किस तरह से मुगलों की प्रशासन व्यवस्था चल रही थी। तो पिछले क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था के विषय में पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी। अब देखिए कि जो मनसबदारी व्यवस्था है यह क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखेंगे कि यह मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की। किसने शुरू की? इस मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला जो सम्राट था वह अकबर था। अकबर ने यह मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों से ली थी। किससे ली थी? ये मंगोलों से ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने ली। मनसबदारी व्यवस्था पहले मंगोल चला रहे थे, उसी से इसने मनसबदारी व्यवस्था ली। अब पिछली क्लास जब हम पढ़ रहे थे मुगल प्रशासन से तो हमने बताया था कि जो सैन्य व्यवस्था थी तो ये भी मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। आपको याद होगा। तो यह मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर ने कहीं प्रभावित हुआ है मंगोलों से और ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया। कब शुरू किया यह मनसबदारी व्यवस्था? तो 1567 ईस्वी में इसने ये व्यवस्था शुरू की थी। कब? 1567 ईस्वी में अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। ये तो बात समझ गए होंगे। अकबर ने अपने सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था के तहत किया। अकबर ने इसका विशेष प्रयोग किसमें किया? सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोग किया। अपने सैनिकों की शक्ति बढ़ाने और सैन्य व्यवस्था को काफी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था किया। लेकिन केवल ये नहीं जानेंगे कि यह मनसबदारी व्यवस्था केवल और केवल सैन्य व्यवस्था के लिए उसने शुरू किया। मनसबदारी व्यवस्था सैन्य और असैनिक, सैनिक और असैनिक दोनों तरह के जो है पदों के लिए ये दी जाती है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए एक व्यक्ति है अबुल फजल। ये अबुल फजल याद होगा पिछली क्लास जब हम पढ़ रहे थे अकबर के विषय में तो मैंने बताया था कि अबुल फजल और फैजी ये दोनों भाई हैं और ये दोनों एक से एक बढ़कर विद्वान व्यक्ति हैं और ये दोनों अकबर के दरबार में रहते हैं। और अबुल फजल ये कह सकते हैं कि अकबर के काल का इतिहासकार है। इसने एक पुस्तक लिखी है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का नाम लिखे याद रखेंगे, आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी पुस्तक लिखी है जिसमें यह अकबर के विषय में बहुत सारी बातें लिखता है। यह अबुल फजल आइन ए अकबरी में कहते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में कुल 66 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? कि ये कहती कुल 66 श्रेणियां थी। अब श्रेणी क्या थी इसको समझे। सबसे छोटी जो श्रेणी थी मनसबदार की वह 10 की होती थी, 10 रुपये की होती थी। और सबसे बड़ी मनसबदार 7000 मनसब का होता था। बहुत कम लोगों को 7000 ही मनसबदार बनाया गया। ज्यादातर लोग जो थे वो 5000 6000 में ही सिमट कर रह जाते थे।
अब आगे देखेंगे, अकबर मनसबदारों की दो श्रेणियां बनाता है। कितनी श्रेणी बनाता है? दो श्रेणी। अब देखिए कौन सी श्रेणी है? जात और सवार। मनसब कैसे तय होते थे? जात और सवार से। ये जात क्या है? तो जात उस मनसबदार के जात के आधार पर मनसबदार के वेतन पद का निश्चित होता था या किया जाता था। यानी कोई मनसबदार है तो ये दो चीजों पर बनता था। एक जात, ये जात जो होता था क्या बतलाता था? उस मनसबदार का वेतन कितना है और वह किस पद पर है, किस विभाग का अधिकारी है, इसका पद क्या है, यह कैसे हम जानते हैं? तो जात के आधार पर। क्लियर हुआ? और सवार के आधार पर क्या जानते हैं? तो इसके पास कितने घोड़ों की संख्या इसके पास कितनी है। इस अधिकारी के पास जात क्या, तो इसके पद और वेतन को बतलाएगा, और सवार यानी कि घुड़सवारों की संख्या को बतलाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए जात के अनुसार ही सवार रखे जाते थे। जिस तरह के जात, जिस तरह का पद होता, जितना वेतन दिया जाता, उसी के आधार पर सवार रखे जाते थे। अब देखिए मनसबदार सैनिक और असैनिक दोनों तरह के कार्य करते थे। क्लियर हुआ? केवल मनसबदार को ये ना समझेंगे आप कि केवल मनसबदारी व्यवस्था सैन्य व्यवस्था में ही इसने लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था सैन्य और असैनिक दोनों तरह के पदों के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे कि मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीरें भी दी जाती थी। अब आप प्रश्न यह होगा आपके सामने कि ये जागीरें क्या थी? यानी कि कुछ विशाल क्षेत्र को, भू राजस्व वाले क्षेत्र को किसी मनसबदार को उसके वेतन, अगर सपोज करिए कि किसी मनसबदार का वेतन 6000 दाम है, अकबर के काल में दाम काफी प्रसिद्ध था, तो 6000 दाम वाली भूमि उसे जो है जागीर भूमि के रूप में दे दी जाती। अगर सपोज करें कि किसी ए नामक एक ग्राम का भू राजस्व, ए नामक एक ग्राम से भू राजस्व 6000 रुपया वसूल किया जाता है, तो जब ए गांव से 6000 रुपया भू राजस्व वसूल किया जाता है, तो अब यदि 6000 जो वेतन होगा किसी जागीर मनसबदार का, तो उसे ये ए नामक गांव अनुदान में दे दिया जाएगा, या जागीर जिसे कहते हैं जागीर में दे दिया जाएगा। अब उस मनसबदार का कार्य होगा कि उसके जो क्षेत्र दिया गया है, जो ये गांव दिया गया है उसे, वह उस क्षेत्र या गांव से अपने वेतन के अनुसार जो है भू राजस्व वसूल करे। ये कार्य उसका है। और अब इस गांव का जो टैक्स है यह मनसबदार ही रख लेता है, जिसे अब मनसबदार जागीरदार कहती है। एक प्रश्न आपसे आता है कि क्या सभी मनसबदार जागीरदार हैं? नहीं, सभी मनसबदार जागीरदार नहीं हैं, क्योंकि कुछ मनसबदारों को कैश पेमेंट किया जाता था, नगदी वेतन दिया जाता था, और कुछ ही मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी। क्लियर हुआ? तो यदि आपसे प्रश्न हो बार बार यूजीसी नेट में या पीजीटी या लेक्चरर का, यूपी लेक्चरर का आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें इस तरह का प्रश्न पूछते रहता है बार बार कि क्या सभी मनसबदार जागीरदार हैं? तो क्या कहेंगे आप? नहीं। यदि प्रश्न यह हो कि दूसरा प्रश्न पूछता है क्या सभी जागीरदार मनसबदार हैं, तो बिल्कुल है ना, क्योंकि वही जागीरदार बनेगा जो मनसबदार होगा। तो सभी जागीरदार मनसबदार हैं, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। तो मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। अब ये जागीर क्या है, मनसबदार क्या है, जागीरदार क्या है? अब इस मनसबदार को जागीरदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीरदार भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अकबर ने 1574 ईस्वी में दाग और हुलिया व्यवस्था लागू की। ये सारा अकबर का काफी ध्यान
जो है अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। जब हम अकबर के विषय में पढ़ रहे थे तो अकबर से हमने 3 क्लासें की थी, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये क्लास में हमने अकबर का परिचय देखा था, दूसरी क्लास में हमने अकबर द्वारा विजित किए गए क्षेत्रों को देखा, और तीसरी क्लास जो थी अकबर के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने दाग और हुलिया व्यवस्था के विषय में विस्तृत चर्चा की है। आप यदि दाग और हुलिया को नहीं समझते हैं, इसके इतिहास को नहीं जानते हैं कि कब ये शुरू हुआ, खिलजी ने कैसे शुरू किया, तो आप जो है भाग 3 को देखेंगे, जिसमें आपको ये बातें जो है अकबर से संबंधित भाग 3 को देखेंगे तो ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। यहां तक अब समझ लिए मनसबदारी व्यवस्था के विषय में लगभग मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहां देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, कि मुगल काल की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। तो देखें, इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता था, तो भू राजस्व होता था। इस काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह भू राजस्व व्यवस्था थी। क्लियर हो गया कि इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भू राजस्व। मुगल काल की भूमियों को 3 वर्गों में, याद करेंगे कितने हिस्सों में बांटा गया था, 3 वर्गों में। किसके आधार पर, तो एक को कहते थे खालसा भूमि, जो राज्य के नियंत्रण में भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। खालसा भूमि के विषय में याद होगा कि जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे वहां पढ़ा था कि सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विस्तार किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उस दिल्ली सल्तनत को भी देखें, काफी मजा आएगा और आपकी समझ काफी बढ़ेगी। यदि आप बिल्कुल इतिहास, अगर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म के आगमन से शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे कि सबसे पहले एक वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है 712 में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ें, गजनी को पढ़ें, गोरी को पढ़ें। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो भी राज्य हैं जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के शासकों को पढ़ें। उसके बाद इस जो मुगल वंश के संस्था, कैसे मुगल वंश की संस्था स्थापना होती है लोधी वंश की समाप्ति के बाद, और उसके बाद आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब को पढ़ें। तब इस प्रशासन को समझेंगे तो इतिहास के विषय में आपकी समझ काफी गहरी हो जाएगी। इधर देखें कि 3 तरह की भूमि थी, खालसा, जागीर भूमि, वेतन के बदले, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि कुछ मनसबदारों को जो है वेतन के बदले भूमि जो है दी जाती थी, और इस भूमि को जागीर भूमि कहते, और जिसे ये भूमि दी जाती थी उस व्यक्ति को क्या कहते थे, जागीरदार कहते थे। क्लियर हुआ। तो भूमि एक थी खालसा भूमि जो राज्य के नियंत्रण में थी, जागीर भूमि जो कि मनसबदारों को उसके वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी ये जागीर भूमि कहलाती थी। और एक थी सयुरघल भूमि, सयुरघल या मदद ए मास भूमि। तो सयुरघल या मदद ए मास भूमि किसे कहते थे, जो अनुदान यानी दान में दी गई भूमि को सयुरघल भूमि कहते थे। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रत्येक एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे जाते थे कि भूमि, खालसा भूमि क्या है, तो जो सुल्तान के नियंत्रण में भूमि होती है वो खालसा है। जागीर भूमि क्या है, जो वेतन के बदले भूमि दी जाती है वो जागीर भूमि है। और सयुरघल क्या है, यह सयुरघल और मदद ए मास, अनुदान में दी जाने वाली भूमियों को सयुरघल एवं मदद ए मास कहते थे। क्लियर हुआ। अब देखिए, अकबर ने शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था को जारी रखा। देखिए, शेर शाह का प्रशासन समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रशासन में किए गए ज्यादातर प्रयोग जो है कौन अपनाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ज्यादातर किया गया प्रयोग शेर शाह सूरी अपने प्रशासन में अपनाता है। और फिर हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा जो प्रशासन में नए प्रयोग किए गए लगभग उसी व्यवस्था को अकबर भी मुगल काल में भी अपनाया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज के साथ। तो आप देखेंगे अकबर ने शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था को जारी रखा। भू राजस्व की दर 1/3 थी। कितना थी, 1/3 ज्यादातर। उसके बाद 1580 ईस्वी में अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था लागू की।
इसे दहसाला कहते हैं या टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। उस समय अब देखें दहसाला पद्धति क्या है। टोडरमल अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे और ये वित्त विभाग को संभाल रहे थे। अब यह भू राजस्व, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था ज्यादातर मुगल काल को की आर्थिक मजबूती भू राजस्व क्षेत्र से होती थी। अकबर ने भू राजस्व क्षेत्र को सुदृढ़ करने और सही तरीके से भू राजस्व का जो है निर्धारण किया जा सके और उसका जो है संग्रह किया जा सके, इसकी जिम्मेदारी टोडरमल को दी है। टोडरमल ने 10 वर्षों का एक आंकड़ा इकट्ठा किया और उसका एवरेज कर दिया कि यदि इस क्षेत्र किसी भूमि को अलग अलग भूमियों सभी भूमियों का 10 वर्ष का रिकॉर्ड निकाला और उसकी जो औसत आय थी, जो एवरेज पड़ता था, वही उस क्षेत्र के भू राजस्व के लिए तय कर दिया। जैसे किसी क्षेत्र में पहले साल 10 रुपये की आय हुई, दूसरे साल 20 रुपये की हुई, तीसरे साल 40 रुपये की हुई, तो सभी ये 10 वर्षों की आय को वह कैलकुलेट करता और उसे क्या करता, 10 से भाग दे देता, उसका एवरेज निकल जाता और जो एवरेज होता उसी को टोडरमल ने उस क्षेत्र के या उस जमीन के भू राजस्व के रूप में उस किसान से वसूला करता। यही है टोडरमल की 10 साला व्यवस्था, यानी 10 साल के ये उत्पादन की गणना करना और उसका एवरेज निकालकर किसानों पर या उस क्षेत्र की भूमि पर उस भू राजस्व को तय कर देना। यही है अकबर के कालीन 10 साला व्यवस्था, जिसे किसने शुरू किया था, टोडरमल ने। ये कब आई थी, 1580 में। ये पूरा डेट याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। कब आया, 1580 में। किसके काल में, अकबर के काल में। किसने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, टोडरमल इसके जनक हैं और इसे दहसाला व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था ने भूमि का बंटवारा 4 हिस्सों में किया। अब टोडरमल ने अपनी दहसाला पद्धति के आधार पर भूमि का बंटवारा 4 हिस्सों में किया। कैसे करता है देखें। पोलज भूमि, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर फोकस करें। पोलज भूमि किस भूमि को कहते थे मुगल काल में? इस भूमि पर नियमित कृषि होती है। वैसी भूमि जिस भूमि पर नियमित यानी प्रत्येक सीजन में, कृषि के प्रत्येक सीजन में यदि कृषि होती है, जैसे गेहूं काटा तो धान लगा दिया, धान काटा तो गेहूं लगा दिया, अगर इस तरह से फसल होती है तो इस भूमि को पोलज भूमि में टोडरमल ने रखा है। दूसरी भूमि है परती भूमि। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर अक्सर कृषि होती रहती है। इस भूमि को हम क्या कहते हैं, तो परती भूमि। पोलज भूमि नियमित कृषि होती है। परती भूमि, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष बाद अक्सर किसान अपना कृषि करता है। चाचर भूमि, चाचर भूमि क्या है, यह भूमि, इस भूमि पर 4 वर्षों में, चाचर का मतलब याद रखेंगे 4 वर्षों के अंतराल पर, 3-4 वर्षों के अंतराल पर चाचर भूमि पर कृषि होती है। और बंजर भूमि, 4 भूमि है, पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये 4 प्रकार किसने बताए, 10 साला पद्धति में टोडरमल ने। ये चाचर बंजर क्या है, यह कृषि योग्य भूमि नहीं है, यह वैसी भूमि है जो बंजर है, ठीक है, कंकड़ीली है, उसर है, ऐसी भूमियों को बंजर भूमि में रखा इन्होंने। क्लियर हुआ। ये बंटवारा किसने किया है, तो टोडरमल ने किया है। किस लिए किया तो अपनी दहसाला पद्धति में भू राजस्व की दर तय करने के लिए पोलज, परती, चाचर, बंजर, पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये 4 प्रकार की भूमियां थी। अब देखें, टोडरमल ने भू राजस्व की नई पद्धति लागू की। टोडरमल भू राजस्व की नई पद्धति लागू की, जिसे जब्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, जब्ती। अब यह जब्ती क्या होता था, इसके विषय में समझे। इसमें खेत में लगी फसल के आधार पर भू राजस्व तय कर दिया जाता था। इसमें अक्सर जो है बादशाह के अधिकारी खेत में जाते और उस खेत में जो फसल लगी होती थी, उस फसल के आधार पर इस जब्ती व्यवस्था में उसका लगान तय कर दिया जाता। सपोज कीजिए आपकी फसल लगी है, अधिकारी देखते और कहते थे कि ठीक है, इससे मुझे 1000 दाम आप भू राजस्व के रूप में देते। ये व्यवस्था जब्ती व्यवस्था कहलाई। क्लियर है। औरंगजेब ने जब्ती को हटाकर नस्क
प्रणाली लागू की। अब प्रश्न ये है कि नस्क प्रणाली क्या है? तो नस्क प्रणाली खड़ी फसल के आधार पर लगान तय किया जाता है। दोनों अक्सर जब्ती और नस्क एक ही समान है, लेकिन जब्ती नस्क में यह होता कि जब फसल पक जाती थी तो जब्ती लगती थी, और जब छोटी अवस्था में ही फसल होती थी तो जब जो है ये नस्क लगता था। जैसे फसल पक गई है तो ये तो निश्चित है कि यदि 100 दाम इसका तय हुआ तो 100 दाम होगा, क्योंकि पक गई है। लेकिन अगर फसल जो है बिल्कुल अभी शैशवा अवस्था में है तो उसको देखकर दाम तय कर देना, यह जो है कहीं ना कहीं जो है बेईमानी है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी भी तरह का नुकसान हो जाए तो वो फसल नहीं हो सकती, तो क्या किसान यह दाम कहां से देगा? ये भू राजस्व कहां से देगा? क्लियर हुआ? तो उसके बाद मुगल काल में भू राजस्व का एक तरीका गल्ला बख्शी था। गल्ला बख्शी क्या? जैसे आप देखते थे पहले पुराने जमाने में या आज से 10-15 वर्ष पहले क्या होता था कि एक जगह पर लोग अपने फसलों को काट कर रखते, वहीं पर उसे जो है उसकी कटाई पिटाई दमाई वहीं करते, और जो अनाज था उसका गल्ला लग जाता था। अब इस गल्ले को बादशाह के अधिकारी आते और देखते और इस गल्ले में अपना भू राजस्व तय कर देते उसके उत्पादन के अनुसार। इसे कहते थे गल्ला बख्शी। ठीक है, तो गल्ला बख्शी समझ लिए। एक और बात समझे, लंक बटाई। लंक बटाई, जब लंक बटाई में क्या होता है, खेत किसान काट लिया और उस फसलों अपने जो है फसल है उसको गट्ठरों में बांध दिया। अब बादशाह के अधिकारी जाते और गट्ठरों में को देखकर अपनी भू राजस्व तय कर लेते, कहते कि ठीक है 20 गट्ठर मुझे दे दो, 100 गट्ठर हुए हैं तो ठीक है 50 गट्ठर मुझे दे दो। इस प्रकार क्या होता था, लंक बटाई थी। क्लियर हुआ? अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी स्वामित्व किसे कहते हैं? यानी कि जैसे कि आज आपके पास जो भूमि है जिस पर आपका अधिकार है वो उसे कहते हैं कि यह भूमि आपके स्वामित्व में है, यानी आपके अधिकार में है। क्लियर हुआ? तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया। मुगल काल में स्वामित्व के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया। ये कौन सी है? खुदकस्त भूमि। खुदकस्त भूमि, खुदकस्त मीन्स कि किसान की अपनी भूमि है, इस भूमि का स्वामित्व स्वयं किसान के पास है, जो किसान इस पर कृषि कर रहा है, इसे कहते हैं खुदकस्त भूमि। दूसरा है पाहीकस्त, यह भूमिहीन किसान दूसरे की भूमि पर कृषि करता है, यानी कृषि खेत जो है वह किसी दूसरे की भूमि है और किसान जो वर्क इस पर कर रहा है वह जो है मजदूर के रूप में वर्क कर रहा है, तो यह पाहीकस्त भूमि है। और मुजारियान भूमि, मुजारियान भूमि वे किसान जो दूसरे से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। आज भी अक्सर गांवों में देखते होंगे जिसे हम बटाई कहते हैं, कि आप क्या करते हैं कि किसी को अपनी फसल बटाई दे देते हैं और उसकी एक दर तय हो जाती है कि जैसे इस 1 बीघे की कितनी रकम होगी, दर क्या होगी, 1 कट्ठे की क्या दर होगी, इसे मुजरियान कहते थे। और वह व्यक्ति उस पर कृषि करता है, यानी कि बटाई में जो भूमि ली जाती है उसे क्या कहते थे उस काल में? मुजरियान भूमि। क्लियर हुआ? तो 3 स्वामित्व के आधार पर खुदकस्त, पाहीकस्त और मुजरियान भूमि थी। और उत्पादन के आधार पर 4 भूमियों में वर्गों में भूमि को बांटा था। किसने? टोडरमल ने। पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। पोलज क्या है? इस पर प्रत्येक साल कृषि होती है। प्रति क्या है? जो है इस पर 1-2 साल बाद भूमि कृषि होती है। चाचर में 3-4 साल बाद कृषि होती है और बंजर में कभी कृषि नहीं होती। तो आज हम लोगों ने मुगल प्रशासन से संबंधित क्लास का दूसरी क्लास भाग 2 क्लास सुना। अगली क्लासों में हम फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था से ही संबंधित कुछ और बातें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे या तो जरूरत होगी तो हम क्या पढ़ेंगे, उस काल की जो साहित्य और कला के विषय में भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से छूटे हुए हैं, जैसे सिक्के किस तरह से सिक्कों को ढालने की प्रक्रिया क्या थी, कौन कौन से सिक्के थे, इन सारी बातों को हम भाग 3 में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।